काउंटर वाला दो दोस्तों की इस इत्तेफाकी मुलाकात पर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। फ्रेश लाइम के 2 गिलास खरीद कर हम दोनों एक दूर उफ्तादा गोशे में लगी हुई उस खाली मेज की तरफ बढ़ गए, जिसके साथ सिर्फ 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। इस मेज के साथ ज्यादा से ज्यादा एक और कुर्सी लगाई जा सकती थी। चौथी तरफ मेज दीवार से जुड़ी हुई थी। सैटेलाइट फोन में वाकई बखेड़ा होता होगा। मैंने अपनी कुर्सी संभालती उससे कहा, तुमको मोबाइल फोन खरीद लेना चाहिए। जिस जमाने में मोबाइल यहाँ बहुत महंगा और अजूबा था, राजमहल के सारे मुलाजिम इससे लैस होते थे। शायद जिसे मोबाइल फोन खरीदने का मशवरा पसंद नहीं आया था, वो कह रहा था, मोबाइल बहुत खतरनाक है, आदमी किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। मैं ऐसा खतरा मोल नहीं लेता। तुम इन छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हो, इसीलिए अब तक महफूज हो, वरना अब तक कहीं और ही होते। मैंने अपने गला से एक घूंट लेकर कहा, मेरे पास वक्त कम है। वो अपनी घड़ी पर नजर डालकर बोला, मैं तुम्हारे लिए खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मेरी तरफ से तुम्हारे दिमाग में बहुत जहर भरा हुआ है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने मेज पर कोहनियां टिका कर नीची आवाज में कहा, तुम्हें याद है कि जब मैं यह कार्ड लेकर पहुंचा था तो तुमने क्या कुछ कहा था? वो मेरी गलती थी। उसने खंदा पेशानी से सरगोशी की। मैंने यहाँ आकर पिछली तमाम गलतियों और गलत फहमियों का अजाला करने की कोशिश की है। लेकिन क्यों? मैंने जोर देकर सवाल किया। तुम्हें मेरी दिलजोई की जरूरत क्यों पेश आ गई? बैंकॉक से मेरी वापसी के बाद तुमने मुझे बहुत सहारा दिया था। उसने बदस्तूर नीचे लेकिन तशक्कुर अमेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारी इस ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। बाद में हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम इस नाखुशगवार माजी को भुला दो। शायद तुम मेरे असूलों को भूल गए हो। मैंने चुभती हुई आवाज में कहा, मुझे सब याद है। राह वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, इसलिए तुम उनके खून के प्यासे हो। तुम्हारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। तुम अपने मुल्क के दुश्मन हो। मैं पाकिस्तान का पुराना नमक ख्वार हूं। इस मुल्क का बुरा नहीं चाहूंगा। यह तुम्हारी सोच की नई तब्दीली है जो मेरे लिए हैरान कुन है। परसों तक तुम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने पर तुले हुए थे, क्योंकि तुम्हारी यहाँ इज्जत और साख को खाक में मिला दिया गया है। उससे में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। इसे दरगुजर कर देना चाहिए। मैं ये समझने से कासिर हूं कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगा? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ने दो। मैंने तुम्हारी ताकत देख ली है। जो शख्स टाम को उसके मुहाफिजों समेत जानू हासिल कर सकता है, वो मेरी राह में बहुत से रोड़े अटका सकता है। ये कोई बात ना हुई। मैंने बेपरवाही से कहा, तुमने भी शेर दिल के हाथों निक हार्वे को मरवाया था। मैंने उसे उसका फर्जी कारनामा याद दिलाया। वो इस वाक़े के पसे पर्दा मुहर्रिकात और हालात से यकसर बेखबर था। इसे यह पता नहीं चल सका था कि उसकी हदायत पर अमल करते हुए शेर दिल पकड़ा गया था। उसे मेरे इमाम पर दूसरी कोशिश में निक को ठिकाने लगाया था। इस राज की हिफाजत के लिए मुझे बाद में शेर दिल को भी ठिकाने लगाना पड़ गया। सोबराज नेक नियति से निक के कत्ल को अपना कारनामा समझता रहा। हद ये थी कि उसने इस अपने कारनामे की तशहीर अखबारों तक में कर डाली थी। वो मेरी ताकत का मुजाहिरा था। यह वाक़या तुम्हारी ताकत का मजहर है। सच पूछो तो टाम की बेवक्त मौत से मुझे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसका आखिरी फिक्रा चौंका देने वाला था, मगर मैंने मेज की सतह पर अपनी कोहनियों के बल मजीद आगे की तरफ झुकते हुए नीची आवाज में कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। इससे मेरा समझौता होने वाला था। सोबराय ने इंकशाफ किया, FBI वाले मेरा पीछा छोड़ दें तो मैं अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता हूँ। मेरे हाथ अब भी बहुत लंबे हैं। समझौता किस बात पर होना था? मैंने सपाट लहजे में पूछा। सच पूछो तो तुम इनके सीनों का नासूर बने हुए हो। उसने गहरा सांस लेकर बदस्तूर नीची आवाज में जवाब दिया। वो अड़े हुए थे कि मेरी जान सिर्फ तुम्हारे इवज बख्शी जा सकती है, और इसीलिए तुमने जहांगीर को अगवा कराया था। मेरे जख्म ताज़ा होने लगे। मैं तुमको बता चुका हूं कि मेरे हाथ साफ हैं। तुम मेरे राब्ते में थे तो मुझे जहांगीर को उठवाने की क्या जरूरत थी? अगर जहांगीर कासिम के घर पर कैद था तो इसका जिम्मेदार कासिम है। मैं अपने जानने वालों की हर हरकत का जिम्मेदार नहीं हूं। तो क्या आज तुमने मुझे इन लोगों के हवाले करने का इरादा किया है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में पूछा। तुम मेरी तरफ से फिर बदगुमान हो रहे हो। उसने नरमी से एहतजाज किया। मैंने तुम्हें दोस्ती बहाल करने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम दुश्मनी की बातें निकाल रहे हो। मैं जानता हूं कि कहीं तुम्हें घेरने के चक्कर में मेरी मौत भी आ सकती है। इन बातों को तुम खुद अपनी गुफ्तगू से हवा दे रहे हो। निक मरा तो उसकी जगह गैरी आ गया। गैरी समंदर में गर्क हुआ तो टाम ने उसकी जगह ले ली। अब टाम मर चुका है तो कोई और उसकी जगह आ जाएगा। तुम्हारा सौदा चलता रहेगा। नए आदमी से प्रोग्राम तय करके मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे इनके हवाले करके तुम्हारी जान बच। उसने बेचैनी से पहलू बदल कर मेरी बात काट दी। आदमी ढंग के हो लेकिन बातें बहुत कड़वी करते हो। मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। इनसे मेरी दूसरी डील चल रही है।
ऐसी क्या डील हो सकती है? कहीं तुमने ग्रीन कोबरा इनके हवाले करने का फैसला तो नहीं कर लिया है? इस बार मैंने चौंक कर कदरे बरहमी से सवाल किया था। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने टॉम को पेशकश की है। उसे वाशिंगटन से मंजूरी आने का इंतजार था। अब देखो कि इसके मारे जाने के बाद क्या होता है। तो क्या तुम ग्रीन कोबरा फाइल इन्हें दे दोगे? मैंने दुरुस्ती से पूछा। मजबूरी है, मेरी वफादारी के किसी ठोस सबूत के बगैर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने दाहिने हाथ से यकायक उसकी बाईं कलाई मजबूती से थाम कर कहा, सोबराय, तुम जानते हो कि वो फाइल कितनी अहम है और ये भी जानते हो कि मैं अपने मुल्क के दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन हूं। वो फाइल इनके हाथ लगी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उसने जोर लगाने की कोशिश की तो मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। वो बेढंगी हंसी के साथ बोला, तुम्हें बड़ी खराबी है कि तुम बात बात पर बिगड़ जाते हो। मैं इसी से मिलती जुलती ऊट पटांग कागजों पर मुश्तमिल जाली फाइल बनाकर टॉम को थमा देता और मेरी जान बचाती। किसी को नहीं मालूम कि इस फाइल में क्या है। जो कुछ मैं दे दूंगा वो कबूल कर लेंगे। आलमी एजेंसियां कच्ची गोलियां नहीं खेलती। इनसे तुम्हारी जालसाजी ज्यादा देर तक नहीं छुपी रहेगी। हकाइक के सामने आते ही वो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। ये तुम भी जानते हो। मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो समझ में आने वाली हो। इससे बातें करते हुए मैंने एक पल के लिए भी उसके चेहरे से अपनी नजर नहीं हटाई थी। वो मरकर भी असलियत का पता नहीं चला सकेंगे। वो कुछ परेशान होकर बोला, इनके माहिर इन कागजों पर महीनों अपना सर खपाते रहेंगे। इतने भोले ना बनो। दुनिया भर में सरकश हुकूमतों के तख्ते उलटने वाले इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। इनको मालूम है कि ग्रीन कोबरा फाइल दिल्ली से उड़ाई गई है। कागजों का कोई सर पैर न मिला वो भारतीयों से रजू करेंगे। वो इनके गहरे दोस्त हैं। तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मैंने उसकी बात काट कर कहा। सोबराय की पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई। उसने उलझन अवेज लहजे में कहा, यह बात मेरे जहन में नहीं आ सकी थी। अब आ गई है तो तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मुझे सोचना पड़ेगा। तुम्हारी बातें अजीब हैं। मैं तुमको नुकसान पहुंचा सकता हूं, ना अपने पाकिस्तान को। हो सकता है कि मैं अब इनसे कोई बात न करूं। जो जैसा चल रहा है चलने दूं। वो बहुत ज्यादा मुस्तरिब और परेशान नजर आने लगा था। उसकी जुबान से अपने पाकिस्तान के अल्फाज बिल्कुल ऊपरी और बनावटी महसूस हुए। मेरा मुशाहिदा बता रहा था कि वो वाकई बहुत बड़ा सियासतदान बन चुका था। इसकी हर बात में सियासत और मक्कारी घुसी हुई थी। उसकी किसी बात पर यकीन करना दुश्वार था। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद मैं इस मुलाकात का मकसद समझने से कासिर हूँ। चंद सानियों तक खामोशी से उसे घूरने के बाद मैंने सपाट लहजा में कहा, सब कुछ बता चुका हूँ। मैंने अपना दिल खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया और तुम कह रहे हो कि अभी तक इस मुलाकात का मकसद समझ में नहीं आया। खूब, बहुत खूब। अपनी बात पूरी करके उसने हंसने की कोशिश की थी, मगर मैंने सर्द आवाज में उसे टोक दिया। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे दिल की बातों से कोई गर्ज नहीं है। मुझे चंद जुमलों में बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। FBI वाला तुम्हारे एवज मेरी खता मुआफ करने पर तैयार थे। मैंने देखा कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। इस कोशिश में मेरी जान जरूर जा सकती है। मैंने इनसे इनकार कर दिया। वो सोच सोच कर नपेतुल अल्फाज में कह रहा था, दुश्मनी और मक्कारी खत्म हो गई तो अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये असल कहानी है। बाकी मेरा और FBI वालों का मामला है। इसे मैं खुद निपटा लूंगा। इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे उसकी बातें बेवजन महसूस हुई। मुझे वीरा का आधा नजरिया दुरुस्त नजर आने लगा। वो मुझे मरवाने का कोई फौरी मंसूबा लेकर नहीं आया था, लेकिन मुझे देखने और पहचानने में कामयाब हो गया था। इस वक्त तक मेरे दुश्मनों में ऐसा कोई फर्द जिंदा नहीं रहा था जिसने मुझे डैनी की हैसियत से देखा या पहचान लिया हो। सोबराय मुझसे मिलकर वापस लौट जाता तो वो मुझे पहचानने वाला अकलौता हरीफ होता जिसे FBI और CIA वाले हाथों हाथ लेते। वो इदारे मेरे पीछे लगे हुए थे, मगर अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद मुझ पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो सके थे। इनकी वाहिद कमजोरी ये थी कि इनके पास मेरे नाम के सिवा कोई रिकॉर्ड नहीं था। तस्वीर, खाका या फिंगरप्रिंट्स न होने के सबब वो मुसलसल अंधेरे में भटकते फिर रहे थे। ऐसी बेबसी के आलम में अगर सोबराज इनसे जा मिलता तो वो इसकी यादाश्त की मदद से मेरा खाका तैयार कर सकते थे, जिसके बाद मेरे लिए बहुत सी दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। वो करीने का यहाँ इम्कान था, लेकिन इसका एक पहलू बहुत कमजोर था। सवाल यह पैदा होता था कि सोबराज ने इस मौका पर सिर्फ मिल बैठने पर क्यों इक्तिफा किया। वो चाहता तो टॉम के मातहतों में से किसी को एतमाद में लेकर यह खबर पहुंचा सकता था कि मैं इस रात 7 बजे पार्क टावर के फूड कोर्ट में पहुंचने वाला था। अमरीकियों के लिए ये इशारा काफी होता। वो बेगुनाहों की हलाकत और मकामियों के भारी माली नुकसान की परवाह किए बगैर अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करके मुझे ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाते। सोबराज को न सिर्फ मुआफी मिल जाती बल्कि वो $2 मिलियन के खतीर इनाम का हकदार भी बन जाता। वो गुत्थी मेरे जहन में चकरा रही थी। इस इस्ना में मुझे राजमहल में वीरा के पकड़े जाने का वाकया याद आ गया। वो सोबराज के बुरे वक्त के आगाज की पहली कड़ी थी। अमरीकी हुकाम की नजरों में वीरा मुझसे कम मातूब नहीं थी।
इन्होंने उसकी गिरफ्तारी पर भी $2 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया हुआ था। सोबराज ने वो सब जानते बूझते हुए निक हार्वे या किसी और अमरीकी को वीरा के पकड़े जाने की खबर नहीं दी। खामोशी से उसे अपनी कैद में ले बैठा। ये वीरा की किस्मत थी कि वो राजमहल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, जहां से उसको ताकत के जोर पर छुड़ा लिया गया। वो सोबराज की कोई ज़हनी गिरा हो सकती थी। जिस तरह उसने किसी को कानो कान ये खबर नहीं होने दी थी कि वीरा उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी, इसी तरह वो मेरे बारे में हर बात अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाह रहा था। दूसरा सबब यह था कि मुजव्वज़ा मुलाकात के लिए मेरी आमद के बारे में वो शकूक व शुबहात का शिकार रहा हो। अधूरी इतला देकर अपना मजाक बनवाने के बजाय उसने पहले मरहले में सिर्फ अपना इत्मीनान करना काफ़ी समझा हो। इस वक्त उसके लिए मेरी तबाही से ज़्यादा अहम मसला अपनी सलामती का था। एक बार मुझे अच्छी तरह शनाख्त कर लेने के बाद वो मुझे पकड़वाने या मरवाने के लिए किसी भी वक्त दूसरी कोशिश कर सकता था। इस हिकमत अमली में नाकामी या सुबकी का कोई इम्कान नहीं था। इसको खुलकर एतराफ़ न करने के बावजूद मुझे बहुत कुछ अंदाज़ा हो चुका था। इसी के साथ ये यकीन भी हो गया था कि राजदारी की वजह से वो अकेला ही मुझसे मिलने के लिए आया होगा। वो किसी को साथ लाता तो वो डैनी को पहचानने वाला दूसरा शख्स बन जाता। सोबराज की अहमियत घट जाती। वो इस कदर अनापरस्त और मुतकब्बिर था कि इस तरह अपने पैरों पर खुद कलहाड़ी नहीं मार सकता था। FBI से अपने मामलात तय करने के लिए तुम आज़ाद हो, मगर ग्रीन कोबरा एक कौमी राज है। वो फाइल अपने दोस्त को ना लौटा कर तुमने बददियानती की है। इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ा जा सकता। वो फाइल मुझे दरकार है। मैंने सर्द लहजे में कहा। नहीं, उसने सख्ती से जवाब दिया। मैं वो फाइल किसी को नहीं दूंगा। मेरा मुतालबा सुनते उसकी पेशानी की रगें तन गई थी। अगर मैं कहूं कि फाइल लौटाने का वादा किए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकोगे तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? मुझे मालूम है कि तुम ऐसी नामुनासिब बात नहीं कहोगे। उसने पलके झपकाए बगैर अपनी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। तुम्हारा अंदाजा गलत है। ग्रीन कोबरा मुझे वापस चाहिए। तलखी पैदा न करो डैनी, यह नामुमकिन है। मैं अपने आखिरी सहारे से महरूम नहीं हो सकता। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो और मेरी इजाजत के बगैर वापस नहीं जा सकोगे। उसके लहजे की सख्ती महसूस करके मैंने खुली धमकी दी। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैं देखूंगा कि मुझे कौन रोकता है। उसने अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर कहा। मालूम होता है कि आसपास तुम्हारे आदमी फैले हुए हैं। मेरे साथ चिड़िया का बच्चा भी नहीं है। उसने अपनी गर्दन झटक कर जवाब दिया। मैं अकेला यहाँ आया हूँ और अकेला ही वापस जाऊंगा। मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। उस अनापरस ने मेरी शनाख्त के मरहले में किसी को अपने साथ शामिल करने की गलती नहीं की थी। यह तमाशा बन जाएगा। मैं 2 मिनट में तुम्हारा सारा भरम खाक में मिला दूंगा। मैंने बहुत हल्की से गुर्राहट के साथ कहा। देखता हूं कि तुम यहां से कैसे जाते हो। कुर्सी छोड़ने की कोशिश ना करो। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ उठाकर कहा। उजलत में तुम सब कुछ खो दोगे। बैठकर इत्मीनान से पोजीशन समझ लो, फिर जो दिल चाहे कर गुजरना। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से अपनी जगह पर बैठा उसे घूरता रहा। फाइल एक लिफाफे में सील है और वो लिफाफा मेरे एक गहरे दोस्त की तहवील में है। उसने मेरी इस्तफसार तलब निगाहों के जवाब में कहना शुरू किया। मुझे यहाँ आए हुए खासा वक्त गुजर चुका है। अब मुझे चलना चाहिए। वक्त कम रह गया है। मैंने ठीक 7:45 बजे अपने दोस्त को फ़ोन करके एक मखसूस पैगाम न दिया तो वो ग्रीन कोबरा फाइल वाला लिफाफा इसी वक्त अमरीकी कौंसल खाने को पहुंचा देगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मेरे दिमाग में बेसाख्ता एक गाली ने जन्म लिया जिसे मैंने अपने लबों पर आने से रोकते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। फिर मनमानी कर गुजरो। मेरे और तुम्हारे लिए सब कुछ तबाह हो जाएगा। अपनी वजाहत के बाद वो खासा मुतमईन नजर आने लगा था। मैं मखमसे में पड़ गया। उसने अपनी अचानक कलाबाजी से मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया था। आज मेरे बुरे वक्त ने मुझे आन घेरा है, मगर तुम मेरे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हो। कदर तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। मैं कच्चा काम करने का आदी नहीं हूँ। जब मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया तो यह खतरा मेरे दिमाग में कल बलाया था जो इस वक्त सामने आ चुका है। मेरी नीयत साफ थी। मेरी जेब में हथियार के नाम पर कलम तराश चाकू तक नहीं है। चाहो तो तुम मेरी जामा तलाशी लेकर इस बात की तस्दीक कर सकते हो। मैंने तुम्हारी कीना परवरी के किस्से सुने हुए हैं। तुम अपने दुश्मनों को कभी मुआफ नहीं करते। मुझे शुबा था कि मुझे अकेला और निहत्था देखकर तुम्हारी नीयत डामाडोल हो जाएगी। ऐसे में गीदड़ भी शेर हो जाते हैं। तुम्हारे बहकने का खतरा बहुत कभी था। मैं इसका पूरा बंदोबस्त करके यहाँ आया हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस बार भी मैं फौरी तौर पर उसे कोई जवाब नहीं दे सका। मैं गुस्से से अंदर ही अंदर पीछो ताप खा रहा था। वो खबीस मेरी दस्तरस में आकर भी निकल भागने के लिए पर तोल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। ग्रीन कोबरा उसकी तहवील में रहती तो किसी न किसी वक्त उसकी बाजियाबी की उम्मीद की जा सकती थी। वो फाइल एक मरतबा दुश्मनों के हाथ लग जाती तो सब कुछ ज़ेरो ज़बर हो सकता था। जल्दी फैसला करो। सोबराज ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते मुझे लुकमा दिया। मेरे दिए हुए वक्त में सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गए हैं। सैटेलाइट फोन गाड़ी में पड़ा हुआ है।
مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ 7:45 بجتے ہی وہ اپنے ٹھکانے سے نکل کھڑا ہوگا۔ میرا فون بھی اسے نہیں روک سکے گا کیونکہ وہ موبائل فون رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے گھر کا فون گھر ہی میں رہ جائے گا۔ وہ مجھے اعصاب زدہ کیے دے رہا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر بایاں بازو جھٹک کر اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ 7:45 بجنے میں 6 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ جاؤ، میں نے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا، بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ میری پوری بات سننے کے لیے نہیں رکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا داہنا ہاتھ دبایا اور تیزی سے زینوں کی طرف ہو لیا۔ فریش لائم کے دونوں گلاس آدھے سے زیادہ بھرے ہوئے وہیں پڑے تھے۔ یوں ہی وہ زینوں پر میری نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی بہیویت سے چونک کر میری طرف دیکھا، مگر میں کسی کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینوں کی طرف چل دیا۔ اس وقت میں سوبرائے کی گردن ناپنے کا کوئی موہوم ترین موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس طرح مجھے چوٹ دے کر نکلا تھا، اس کے بنا پر میرے دل میں اس کے لیے بغض اور نفرت کے جذبات جنم لے چکے تھے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے پہنچا تو سوبرائے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ کسی چلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت میری ساری توقعات سلطان شاہ سے وابستہ تھیں۔ میرا رواں رواں اس کی بڑی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو پارک ٹاور کے قرب و جوار میں پارکنگ کا بہت رش تھا۔ دور دور تک گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس علاقے کے سارے مکین اس مختصر سے ٹکڑے میں سمٹ آئے ہوں۔ ہمیں بہت مشکل سے اپنی گاڑی پارک کرنے کی جگہ ملی تھی۔ ضروری نہیں تک سوبراج کی کار اس کے قریب موجود ہو۔ سوبراج کی روانگی کے بعد اگر سلطان شاہ کو اپنی گاڑی تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو اس دوران میں سوبراج نہ جانے کس طرف نکل جاتا۔ پارکنگ کے مسائل کی وجہ سے تعاقب کا موقع ضائع ہو سکتا تھا۔ سوبراج کی تلاش میں بھٹک کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے میں عمارت سے نکل کر سیدھا اس طرف ہو لیا جہاں ہماری سفید کرولا پارک کی گئی تھی۔ مجھے دور ہی سے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہماری گاڑی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ سرخ رنگ کی BMW کھڑی ہوئی تھی۔ شکست کی تلخی میں وہ ایک حوصلہ افزا علامت تھی۔ میں تیزی سے اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نے وہاں ٹہلتے ہوئے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ سے سفید کرولا کے بارے میں استفسار کیا تو وہ بیچارہ پریشان نظر آنے لگا۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ میری گاڑی وہاں سے چرا لی گئی تھی۔ میرے اطمینان دلانے پر اس نے بتایا کہ رش کے ان اوقات میں اس کے لیے ہر گاڑی کے بارے میں یاد رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ البتہ اس نے یہ بتا دیا کہ سرخ BMW وہاں کم و بیش 20-25 منٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا مین روڈ کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے ٹیکسی لے کر گھر جا سکوں۔ اپنی گاڑی کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سلطان شاہ کی کامیابی کی کچھ نہ کچھ آس ہو چلی تھی۔ سلطان شاہ کو میری دیکھ بھال نہیں کرنی تھی۔ اس کا پہلا ہدف سوبراج تھا۔ وہ ہر فلور پر موجود لوگوں کا جائزہ لیتا ہوا فوڈ کورٹ سے اوپری منزل کی راہداری میں پہنچا تو اسے وہ دراز کم شخص دوسروں سے بالکل الگ تھک نظر آیا جو ریلنگ کے سہارے کھڑا نیچے کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ آنے جانے والوں کی طرف پشت کیے کھڑا ہوا تھا، اس لیے سلطان شاہ اس کا چہرہ دیکھنے کے ارادے سے آگے بڑھ گیا۔ کافی دور نکلنے کے بعد وہ پلٹا تو اس مشتبہ آدمی کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ اس معنق اور باریش شخص کی ناک آگے سے خمدار تھی۔ سلطان شاہ کسی ایسے مورچے کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جہاں جم کر وہ سوبراج کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ اسے سوبراج کو پہچان لیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے ہی رہتا۔ اس نے سوبراج کی پشت پر واقع ایک دکان میں چمڑے کی بیلٹیں دیکھنی شروع کر دی۔ دکان میں زیادہ دیر تک اپنی موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے اس نے غیر ضروری طور پر چند بیلٹیں پسند کر کے الگ رکھوا لیں۔ اس دوران میں وہ بار بار وقت کا جائزہ لیتا رہا۔ جب 7 بج گئے اور اس کے شکار نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تو سلطان شاہ کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے بڑھ کر ریلنگ سے نیچے نظریں دوڑائیں تو میرا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ میرا نظر نہ آنا اس کے لیے زیادہ اہم نہیں تھا کیونکہ اوپر کے کسی بھی فلور سے ایک وقت میں پورے فوڈ کورٹ کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں شاید کسی ایسی میز پر بیٹھا ہوا تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ یکا یک سوبراج نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلطان شاہ نے اجرت میں رقم ادا کر کے اپنی خریدی ہوئی بیلٹوں کا تھیلا اٹھایا اور آگے چل پڑا۔ سوبراج نے ریلنگ کے سارے کشادہ راہداری کا پورا چکر لگایا۔ اس دوران میں اس کی نظریں بار بار نچلے فلور کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اپنا جائزہ مکمل کر کے وہ فلور پر موجود لفٹ کے کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ سلطان شاہ اس کے قریب موجود تھا۔ چاہتا تو وہ بھی لپک کر لفٹ میں سوار ہو سکتا تھا، لیکن اسے سوبراج کا پیچھا کر کے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وہ غیر ضروری طور پر اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے والے زینوں کی طرف ہو لیا۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ شاید ڈاکٹر صادق والے قصے میں سوبراج نے اس کی صورت ذہن نشین کر لی ہو اور اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں سلطان شاہ کا تعاقب کا منصوبہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ وہ نیچے پہنچا تو سوبراج لفٹ سے نکل کر عمارت کے نکاس کی طرف بڑھ رہا تھا اور خاصی اجرت میں تھا۔ اس وقت وہ اپنے گرد و پیش سے قدرے غافل نظر آ رہا تھا۔
انتہائی روشن فلور کا راستہ طے کرتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا تاکہ کم سے کم لوگ اس کا چہرہ دیکھ سکیں۔ سلطان شاہ چند قدموں کے فاصلے پر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ صوبراج پارک ٹاور سے نکل کر پارکنگ ایریا میں ہو لیا۔ عمارت کے گرد بنے ہوئے پختہ راستے کی ایک جانب گاڑیوں کی طویل قطار لگی ہوئی تھی۔ پاس سلطان شاہ کی گاڑی بھی موجود تھی۔ صوبراج کہیں رکے بغیر تیزی سے مین روڈ پر نکل آیا۔ گاڑیوں کی بھیڑ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ کو تشویش ہونے لگی۔